चयापचय अभिक्रियाएं यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीकरण की, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीकरण होता क्या है? तो ऑक्सीकरण के लिए 6 कंडीशन आपको दिए गए हैं। इन 6 कंडीशन को आप याद कर सकते हैं, बट मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा। कौन सा तरीका आपको पढ़ना है आगे वीडियो में मैं बताऊंगा। पहले इन 6 पॉइंट के आधार पर मैं आपको ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा समझाता हूं। तो सबसे पहला पॉइंट है ऑक्सीजन का जुड़ना। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं, या फिर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि हाइड्रोजन निकलता है तो भी हम उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। तीसरा पॉइंट यह है कि जब भी किसी अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व, जिसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ता है तो वह अभिक्रिया भी कहलाती है ऑक्सीकरण। या फिर इसका उल्टा हो सकता है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में विद्युत धनात्मक तत्व निकलता है तो भी हम उसे कहते हैं ऑक्सीकरण। या फिर अगला पॉइंट कहता है कि किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो हम उसे बोलते हैं ऑक्सीकरण। या फिर यदि किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, यानी कि उसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण। तो ये 6 पॉइंट है ऑक्सीकरण की परिभाषा के लिए। तो दोस्तों आप यहाँ पर सिर्फ 3 पॉइंट ही याद रखिएगा। पहला, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, या फिर किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग करना भी ऑक्सीकरण कहलाता है। और तीसरा, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे हमें चैप्टर में पढ़ना भी है, ऑक्सीकरण संख्या की वृद्धि भी ऑक्सीकरण कहलाती है। तो ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि जब भी आपसे ऑक्सीकरण की परिभाषा पूछी जाए तो आप इन तीनों के आधार पर ऑक्सीकरण की परिभाषा बताएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये कहना है कि जो ऑक्सीकरण की ये परिभाषा हम लोग पढ़ रहे हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड है। 2 पार्ट में कैसे? एक पार्ट है हमारी पुरानी अवधारणा, जिसे हम बोलते हैं क्लासिकल कॉन्सेप्ट। उसमें बताया जाता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना। और जो आधुनिक अवधारणा है, यानी कि जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, वो कहलाता है आधुनिक अवधारणा, जिसमें कि हमें बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होना या फिर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। तो आइए इन 6 पॉइंट को, यानी कि इन 6 डेफिनेशन को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कैसे हम इन 6 पॉइंट को यूज करके हम ऑक्सीकरण को परिभाषित कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के द्वारा हम अगर समझे तो पहला हमारा एग्जाम्पल है, तो नीचे आप रिएक्शन में देख सकते हैं कि हम कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो बनता है हमारा कॉपर ऑक्साइड। तो इस अभिक्रिया में आप देख सकते हैं कि कॉपर के पास कोई भी ऑक्सीजन नहीं है। तो जब ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया और ऑक्सीजन इससे जुड़ गया, और आप दाएं तरफ देख रहे हैं कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो ऑक्सीकरण की परिभाषा मैंने सबसे पहले क्या बताई है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है और कॉपर ऑक्साइड बना है। तो इस अभिक्रिया में कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, इसलिए कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। दूसरे परिभाषा में हम लोगों ने देखा कि लिखा हुआ है हाइड्रोजन का निकलना। तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि हमारे राइट साइड है एल्डिहाइड और लेफ्ट साइड है अल्कोहल। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अल्कोहल में हाइड्रोजन की संख्या है आपकी 6, ठीक है। बट आप देख रहे हैं जब अल्कोहल से एल्डिहाइड बना तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या घटकर हो गई 4, यानी कि 6 से हो गया 4। तो यहाँ पर हाइड्रोजन निकला हुआ है, यानी कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है। तो याद रखिएगा अल्कोहल का जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो वहाँ पर एल्डिहाइड बनता है। तो एक तरह से आप अल्कोहल की प्रॉपर्टी भी याद कर लेंगे। तीसरे और चौथे पॉइंट को देखें तो तीसरे पॉइंट में मैंने बताया था कि विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना या फिर विद्युत धनात्मक तत्व का निकलना। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या होते हैं, विद्युत धनात्मक तत्व क्या होते हैं। तो विद्युत ऋणात्मक तत्व वे तत्व होते हैं जो ऋण आयन बनाते हैं, और विद्युत धनात्मक वे होते हैं जो कि धन आयन बनाते हैं। अब सिंपल सी बात है कि विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन होंगे? जो ऋण आयन बनाएंगे। और ऋण आयन कौन बनाते हैं? नॉन मेटल बनाते हैं, यानी कि अधातु बनाते हैं। और विद्युत धनात्मक वे होंगे जो धन आयन होते हैं, और हम सभी जानते हैं कि धन आयन कौन बनाते हैं? मेटल बनाते हैं, यानी कि धातु बनाते हैं। तो इस तरह से सिंपली आप समझ सकते हैं कि यदि ऑक्सीकरण प्रक्रिया में यदि अधातु जुड़ते हैं तो वहां पर ऑक्सीकरण होता है, या फिर ऑक्सीकरण प्रक्रिया में कोई धातु निकलता है तो भी वहां पर ऑक्सीकरण होती है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता की बात कर रहे हैं तो हमने बताया था कि जब विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ता है तो ऑक्सीकरण होता है,
और जब विद्युत धनात्मक तत्व निकलता है तो भी ऑक्सीकरण होता है। और मैंने बताया था कि विद्युत ऋणात्मक तत्व यानी कि हम कह सकते हैं नॉन मेटल, और विद्युत धनात्मक तत्व यानी कि हम कह सकते हैं मेटल। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कॉपर है, ठीक है, तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉपर के साथ विद्युत ऋणात्मक तत्व ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और मैंने बताया था कि जब विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ता है तो भी उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो दूसरे अभिक्रिया में आप देख सकते हैं नीचे की ओर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है यह एक विद्युत धनात्मक तत्व है। तो आप अभिक्रिया के बाद देख रहे हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पर निकल गया, यानी कि हाइड्रोजन क्लोरीन से अलग हो गया। अब हाइड्रोजन अगर क्लोरीन से अलग हो गया यानी कि यह एक विद्युत धनात्मक तत्व है जो कि अभिक्रिया में निकल जा रहा है, तो भी यह अभिक्रिया कैसे होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। तो याद रखिएगा कि जब किसी अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ता है तो उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं, या फिर विद्युत धनात्मक तत्व निकलता है तो भी हम उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। तो थोड़ा सा उल्टा चीजें हैं, कोई आप एक याद कर लीजिए तो दूसरा उसका अपोजिट डिफिनीशन हम बना के याद कर सकते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन जुड़ रहा था तो हाइड्रोजन निकल रहा था, ये भी जस्ट उल्टा था, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा कि आप केवल डिफिनीशन 4 ही याद रखिए, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का त्याग होना और ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना। आप ये दोनों डेफिनेशन छोड़ सकते हैं। आइए 5th और 6th नंबर के कंसेप्ट को देखते हैं। तो 5वां पॉइंट ये कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होना। तो हम सभी जानते हैं धातुएं क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग अगर होता है तो भी वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ और यहाँ पर 3 पॉजिटिव चार्ज बन गया। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बना है, पॉजिटिव चार्ज बनने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ। तो जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो वहां पर जो अभिक्रिया होती है वह अभिक्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दूसरा पॉइंट है ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना। तो ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है पहले हम ये समझ ले तो हमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि को हम ऑक्सीकरण कहेंगे। तो ऑक्सीकरण संख्या मैं यहाँ पर सिंपली आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ऑक्सीकरण संख्या के डेफिनेशन की, तो ऑक्सीकरण संख्या वह संख्या होती है जो किसी अणु या आयन पर परमाणु के आवेश जैसे धनात्मक, ऋणात्मक या किसी अन्य आवेश के बारे में हमें बताता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो ऑक्सीकरण संख्या है वो हमें किसी भी अणु के बारे में या किसी भी आयन के बारे में या किसी भी परमाणु पर उपस्थित जो आवेश होता है, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, उसके बारे में हमें बताता है। जैसे आप ऊपर की ओर देख सकते हैं एल्युमिनियम है बाएं तरफ, तो एल्युमिनियम किसी से जुड़ा नहीं है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या है 0, ठीक है, क्योंकि ये मुक्त रूप में है। लेकिन यहाँ पर आप दाएं तरफ देख सकते हैं कि एल्युमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई, +3 हो गई। आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं। तो नीचे आप रिएक्शन में देख सकते हैं कि कॉपर है, तो कॉपर यहाँ पर उदासीन रूप में है, तो यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, 0। और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आप देख सकते हैं अणु के रूप में है, तो अणु के रूप में या फिर मुक्त अवस्था में अगर कोई परमाणु होता है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है 0। दाएं तरफ आप देख सकते हैं कॉपर और ऑक्सीजन दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, यौगिक के रूप में है, और जनरली जब भी कोई यौगिक के रूप में होता है तो उस पर धनावेश और ऋणावेश होता है। वहीं बात करें हम ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या की, तो जो ऑक्सीजन होता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या प्रायः -2 होती है, लेकिन परऑक्साइड अवस्था में -1 होती है। तो यहाँ पर कॉपर जो है, कॉपर पे 2 पॉजिटिव चार्ज होगा और ऑक्सीजन पे 2 निगेटिव चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की अगर ऑक्सीकरण संख्या -2 है तो कॉपर का निकालेंगे तो +2 आएगा। अब यदि हम बात करें यहाँ पर ऑक्सीकरण की, तो मैंने बताया था कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीकरण संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कॉपर है, कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या 0 से क्या हो रही है, +2 हो रही है, यानी कि 0 से 2 हुआ +2 हुआ, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि है, इसलिए यह अभिक्रिया कौन सी है, ऑक्सीकरण है। उसी तरह ऊपर की ओर आप देख रहे हैं कि एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या थी, बाएं तरफ 0 है, लेकिन दाएं तरफ क्या है, +3 है, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुआ तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण हुआ। तो ये था हमारा ऑक्सीकरण और ऑक्सीकरण की परिभाषा है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं अपचयन की, यानी कि रिडक्शन की। तो पीछे जो ऑक्सीकरण की परिभाषा आपने पढ़ा था, इसका जस्ट हम अपोजिट कर देते हैं, यानी कि जस्ट उल्टा कर देते हैं, तो सभी परिभाषाएं किसकी आ जाएंगी, रिडक्शन की हो जाएंगी। जैसे कि ऑक्सीजन का निकलना,
हाइड्रोजन का जुड़ना, विद्युत ऋणात्मक तत्व का निकलना, विद्युत धनात्मक तत्व का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, ऑक्सीकरण संख्या में कमी होना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी पॉइंट हैं सभी ऑक्सीकरण के जस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो अगर आप ऑक्सीकरण का याद कर लेते हैं तो आप अपचयन की परिभाषा आसानी से दे सकते हैं। तो आइए अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया कराई है हाइड्रोजन से। तो जब कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो आप देख सकते हैं कि कॉपर से जो ऑक्सीजन है वो टूटकर अलग हो गया। ठीक है ना, और कॉपर अलग हुआ, सिर्फ अकेले कॉपर रह गया और ऑक्सीजन क्या हुआ, हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया। तो मैंने बताया था कि अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन निकलता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया। दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। दूसरे पॉइंट के लिए एग्जांपल देखते हैं, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर रहा है तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड से हाइड्रोजन जुड़ जा रहा है और बना रहा है मेथिल एल्कोहल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन थे और इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ गया है और हाइड्रोजन जुड़ के साथ में मतलब सभी एक साथ मिलकर CH3OH का निर्माण किए हैं। तो हाइड्रोजन का ऐड होना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो ऊपर की दो परिभाषा के लिए हम लोगों ने दो उदाहरण देख लिया। आइए बाकी परिभाषाओं के लिए हम उदाहरण देखते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव के जो डेफिनेशन है मैं उसको छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सीधे हम लास्ट के जो दो पॉइंट है उनके बारे में बात करते हैं। तो इसमें है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना और दूसरा है ऑक्सीकरण संख्या में कमी होना। ये क्या क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यहाँ पर Fe3 पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि Fe पर 3 पॉजिटिव चार्ज है। तो अब इस पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, अगर हम इसे 3 इलेक्ट्रॉन दे दें तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि ये किस में बदल जाएगा, Fe में बदल जाएगा। तो जब किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन लिया जाता है तो वह अभिक्रिया क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Fe3 3 इलेक्ट्रॉन लेकर Fe में कन्वर्ट हो गया। दूसरा है ऑक्सीकरण संख्या में कमी होना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड है, जैसा कि पीछे हम लोगों ने देखा कि कॉपर पर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन पर -2 चार्ज आएगा। अब राइट साइड देखें तो कॉपर है सिर्फ, तो यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, 0 होगी। यहाँ से आप देख सकते हैं कि बाएं तरफ कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या है +2 और दाएं तरफ है 0। तो यहाँ पर देख रहे हैं +2 से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रहा है। और जब ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अपचयन कहते हैं। तो दोस्तों ऊपर के एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया तभी अकेले हो सकती है जब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करे और दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जो अभिक्रियाएं होती हैं उसमें आप देखेंगे कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ होता है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन। तो आइए इसका मैं डेफिनेशन बता देता हूँ कि एक ही अभिक्रिया में यदि किसी चीज का ऑक्सीकरण होता है और अन्य का अपचयन होता है तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि रिडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं। कैसे होता है, आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल लिया है आप सभी इससे परिचित होंगे। यह एक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का समीकरण है, जिसमें हम सभी जानते हैं कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो पेड़ होते हैं वो भूमि से जल और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर शर्करा यानी कि C6H12O6 का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। कैसे है, आइए इसको समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है। अब CO2 से आप देख सकते हैं कि दाएं तरफ बना है C6H12O6, यानी कि CO मतलब कार्बन और ऑक्सीजन था, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन अगर जुड़ा है तो हाइड्रोजन जुड़ने का मतलब क्या हुआ कि यह कौन सी अभिक्रिया हुआ, यह अभिक्रिया हुआ अपचयन का। अब दूसरी तरफ आप देख सकते हैं H2O मतलब बाएं तरफ आपके है H2O जल। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि H2O में जो हाइड्रोजन था वो तो चला गया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ गया और C6H12O6 का निर्माण कर दिया। बट यहाँ पर H2O से आप देख रहे हैं दाईं तरफ क्या बना हुआ है, ऑक्सीजन बना हुआ है। तो इस प्रक्रिया में हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन निकला हुआ है और ऑक्सीजन प्राप्त हुआ। तो जिस प्रक्रिया में हाइड्रोजन निकलता है हम उसे क्या कहते हैं,
ऑक्सीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में CO2 का हो रहा है अपचयन। क्यों अपचयन हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। और जल का हो रहा है ऑक्सीकरण। क्यों ऑक्सीकरण हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर जल से हाइड्रोजन निकल गया और सिर्फ बच गया ऑक्सीजन। तो इस प्रकार जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया एक प्रकार से रेडॉक्स अभिक्रिया है। यहाँ पर H2O का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है। वहीं CO2 की बात करें तो CO2 का हो रहा है अपचयन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम रिडक्शन। यहाँ पर मैं आपको अपचायक और ऑक्सीकारक भी बता देता हूँ। तो याद रखिएगा, जब ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है तो वहां पर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें कि ऑक्सीकरण होता है। तो जिसका ऑक्सीकरण होता है वह कहलाता है अपचायक। तो यहाँ पर H2O क्या है? अपचायक है। और प्रक्रिया कौन सी हो रही है? ऑक्सीडेशन की हो रही है। आइए एक और एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। जैसा कि पीछे हम लोगों ने देखा कि कॉपर ऑक्साइड का निर्माण कैसे हुआ। जब कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया किया तो बनाया CuO, ठीक है। तो इस प्रक्रिया में देख रहे हैं कि ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑक्सीकरण क्यों हो रहा है? यह एक पूरी प्रक्रिया है। क्यों ऑक्सीकरण है? क्योंकि कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा। अब ये जो कॉपर है, कॉपर हमारा कहलाएगा अपचायक। क्यों अपचायक कहलाएगा? क्योंकि ये ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। तो याद रखिएगा, जिन पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है उसे हम बोलते हैं अपचायक, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट। और इसी का जस्ट उल्टा कहते हैं CO2। यहाँ पर क्या हो रहा है? CO2 का अपचयन हो रहा है, और जिसका अपचयन होता है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीकारक, इंग्लिश में बोलते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आइए मैं आपको और उदाहरण के थ्रू समझाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह एक रिडॉक्स रिएक्शन है। तो इसमें जो कॉपर है, कॉपर पर धन आवेश है बाईं तरफ, लेकिन आपके दाईं तरफ आप देखेंगे तो कॉपर पर कोई आवेश नहीं है। इसका मतलब ये धन आवेश था, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके ऊपर आवेश खत्म हो गया। तो जब इलेक्ट्रॉन लिया तो इसका मतलब यहाँ पर रिडक्शन हुआ है, ठीक है। यानी कि यह अभिक्रिया कौन सी है? रिडक्शन की है, क्योंकि रिडक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। तो जब रिडक्शन प्रक्रिया होती है, याद रखिएगा, जब अपचयन प्रक्रिया होती है तो जिसका अपचयन होता है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर जो कॉपर आयन है ये क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यदि रिडक्शन होगा तो वहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यानी कि ऑक्सीकारक होगा। याद रखिए, उल्टा संबंध है, अपचयन ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है। यानी कि अपचयन हुआ तो ऑक्सीकारक हुआ। उसी तरह बाईं तरफ देख सकते हैं आप, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम पर कोई आवेश नहीं है, लेकिन दाएं तरफ आप देख रहे हैं मैग्नीशियम पर 2 आवेश है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। तो इलेक्ट्रॉन का जब लॉस होता है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन हुआ यानी कि ऑक्सीकरण हुआ। तो जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि अपचायक। याद रखिएगा, ये भी उल्टा है, अभिक्रिया है ऑक्सीकरण की, लेकिन जिसका ऑक्सीकरण हुआ है वह कहलाएगा अपचायक। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा।